हिंदी सिनेमा में कई कहानियां बनती हैं। कुछ हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त से परे हो जाती हैं। आज बात करेंगे ऐसी ही एक कहानी की। मशहूर गीतकार शैलेंद्र और उनकी जिद की कहानी, उनकी पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम बनाने की। तो इस सफर के जो 5 अहम हिस्से हैं वो हैं: एक कवि का फिल्मी सपना, कैसे ये फिल्म सेलुलॉइड पर लिखी एक कविता बनी, वो मशहूर 1 रुपए की साझेदारी, फिर कला और बाजार की टक्कर, और आखिर में कैसे ये एक अमर कृति बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है शैलेंद्र से। अब शैलेंद्र कोई मामूली नाम नहीं थे, एक बहुत बड़े, बहुत माने हुए कवि और गीतकार थे। लेकिन उनके दिल में ना सिर्फ गीत लिखने से कुछ ज्यादा करने की एक बेचैनी थी। देखिए, शैलेंद्र उस तरह के कलाकार थे जिनके लिए कला सबसे ऊपर थी। मतलब उनके लिखे गीतों में एक गहराई होती थी, एक सच्चाई होती थी। वो शब्दों और जज्बातों की ताकत को समझते थे और बस इसी एहसास को, इसी ईमानदारी को वो सिनेमा के बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने चुना फणीश्वर नाथ रेणु की एक कमाल की साहित्यिक रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। मतलब सोचिए, उन्होंने कोई मसाला कहानी नहीं उठाई। उनका मकसद साफ था, एक ऐसी फिल्म बनाना जो फॉर्मूलों से नहीं बल्कि दिल से चले। तो शैलेंद्र का इरादा कोई आम फिल्म बनाने का तो था ही नहीं। कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है, कि तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता थी। यही एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा थी। सब कुछ इसी सोच के इर्द गिर्द बुना गया: संवेदनशीलता, भावनाएं और कला की अपनी एक अलग ही दुनिया। और इस कविता को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने एक ड्रीम टीम इकट्ठा की। कहानी तो खुद रेणु जी की थी ही। एक्टिंग के लिए कौन? राज कपूर और वहीदा रहमान, उस दौर के सबसे बड़े नाम। और संगीत, शंकर जयकिशन से बेहतर कौन हो सकता था? और इन सबको एक साथ लाने वाले थे खुद प्रोड्यूसर शैलेंद्र। अब टीम तो बन गई, पर अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए शैलेंद्र पहुंचे अपने जिगरी दोस्त सुपरस्टार राज कपूर के पास। और यहीं से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का वो मशहूर किस्सा जो आज भी सुनाया जाता है। तो हुआ यूं कि शैलेंद्र ने राज कपूर को कहानी सुनाई। राज साहब को कहानी इतनी पसंद आई कि वो फौरन तैयार हो गए। लेकिन फिर उन्होंने बड़े गंभीर होकर शैलेंद्र से कहा कि भाई, मेरा एडवांस तो दे दो। अब शैलेंद्र तो घबरा गए। उनके पास एक सुपरस्टार को देने के लिए पैसे कहाँ थे। पर राज कपूर ने जो एडवांस मांगा वो था सिर्फ 1 रुपया। ये 1 रुपया सिर्फ फीस नहीं थी, ये दोस्ती का सबूत था। ये शैलेंद्र के सपने पर राज कपूर के भरोसे की निशानी थी। ये बता रहा था कि ये फिल्म पैसों के लिए नहीं बल्कि एक जुनून के लिए बन रही है। ये कोई सौदा नहीं था। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, है ना? बेस्ट एक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबी थी, उसका काव्यात्मक होना, वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। एक तरफ थीं फिल्म की कलात्मक ताकतें, राज कपूर और वहीदा रहमान का शायद सबसे बेहतरीन काम, शंकर जयकिशन का वो संगीत जो आज भी कानों में रस घोलता है, और ग्रामीण जीवन का बिल्कुल सच्चा चित्रण। और दूसरी तरफ बाजार की नज़र में ये सब कमजोरियां थीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि ये फिल्म तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसमें मसाला नहीं है, और इसका जो दुख भरा अंत है वो कौन देखेगा। उनके लिए तो हिसाब सीधा था, 2 + 2 4। तो हुआ ये कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि दोस्तों ने भी शैलेंद्र को समझाया कि भाई, इस तरह के गैर व्यावसायिक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना खतरनाक है। मतलब मुनाफे की दुनिया को सिर्फ भावनाओं से बनी इस फिल्म की कीमत समझ ही नहीं आई। और मजे की बात देखिए, फिल्म के गाने रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो चुके थे, हर तरफ रेडियो पर बज रहे थे। लेकिन फिल्म को कोई खरीदने वाला नहीं था। जैसे तैसे रिलीज हुई भी तो कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो फिल्म फेल हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में फिल्म की असली जीत तो इसके बाद शुरू होनी थी। जिस फिल्म को बाजार ने ठुकरा दिया था, उसे कला की दुनिया ने सिर आंखों पर बिठाया। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, जो उस वक्त का सबसे बड़ा अवार्ड था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इसे बेस्ट फिल्म माना। यहां तक कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी तारीफ हुई। आज इसे हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म को हमेशा याद किया जाता है राज कपूर और वहीदा रहमान के करियर के सबसे बेहतरीन अभिनय के लिए। कहते हैं वो अपने किरदारों में बस गए थे, खासकर राज कपूर। सोचिए,
एशिया के सबसे बड़े शोमैन का तमगा रखने वाला इंसान एक भोले भाले गाड़ीवान हीरामन के रोल में ऐसा डूबा कि पर्दे पर राज कपूर दिखाई नहीं, सिर्फ हीरामन दिखा। और सच ही है, ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे कोई बिजनेसमैन नहीं बना सकता था। इसे तो बस एक सच्चा कवि, एक शायर का दिल ही बना सकता था। और यही शैलेंद्र की सबसे बड़ी जीत थी। अपनी पहली और आखिरी कोशिश में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े फिल्म मेकर पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। तो तीसरी कसम की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर तो नाकाम हो जाती है, वो वक्त के साथ एक अमर क्लासिक बन जाती है? कला की असली कीमत क्या है? पैसा या वो एहसास जो सालों बाद भी हमारे दिलों में जिंदा रहता है?